अस्सलाम वालेकुम। आज हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 24 पढ़ेंगे। इंटेंजिबल्स क्या होता है? जिस तरह के हम जानते हैं कि इंटेंजिबल्स जो कि हम टच नहीं कर सकते, बिजनेस में इस्तेमाल होते हैं, तो उनको इंटेंजिबल कहा जाता है। यहाँ पे इंटेंजिबल की डेफिनेशन दी गई है इस सेक्शन में। यहाँ पे कहता है, मैं नीचे जाऊँ, मैं इंटेंजिबल्स आपको दिखा दूँ। इंटेंजिबल मीन्स एनी पेटेंट, इन्वेंशन, डिज़ाइन और मॉडल, कोई सीक्रेट फार्मूला हो जो कि प्रोसेस कर रहा हो, या कोई कॉपीराइट हो, ट्रेडमार्क बंदा किसी का यूज़ कर रहा हो, या कोई टेक्निकल नॉलेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह, पिक्चर जो कि हम टच नहीं कर सकते, वो यहाँ पे लिखा है फ्रेंचाइज, लाइसेंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते और बिज़नेस में यूज़ होते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक केएफसी का एक फ्रेंचाइज़ एक बंदे ने इधर पाकिस्तान में लिया हुआ है, या मैकडॉनल्ड का लिया हुआ है, या टोयोटा वगैरह का लिया हुआ है, या उनका कोई कोक, पेप्सी वगैरह का सीक्रेट फार्मूला यूज़ कर रहा है, या किसी का कोई सॉफ्टवेयर वगैरह, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्विक बुक है या एसएपी वगैरह कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, तो ये इंटेंजिबल्स है। अभी इंटेंजिबल्स पे भी डिडक्शन अलाउड है, लेकिन किस हिसाब से अलाउड है ये ज़हन में याद रखिए, ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि डिप्रिसिएशन पे जो डिडक्शन अलाउड है वो अलग है, और जो यहाँ पे इंटेंजिबल्स पे जो डिप्रिसिएशन सॉरी अमोर्टाइजेशन अलाउड है, तो वो रिटन डाउन वैल्यू के हिसाब से अलाउड है। अभी जो डिप्रिसिएशन अलाउड होता है तो वो टेंजिबल्स पे डिप्रिसिएशन अलाउड होता है। जो डिडक्शंस इंटेंजिबल्स पे अलाउड होता है, ये जहन में याद रखें, ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी जहन में याद रखें कि इंटेंजिबल्स पे जो डिडक्शन अलाउड है, सो दैट इज़ कॉल्ड अमोर्टाइजेशन, और जो टेंजिबल्स पे एलिजिबल डिप्रिसिएबल एसेट्स पे अलाउड है, सो दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। यहाँ पे इसको अमोर्टाइजेशन कहा जाता है। अमोर्टाइजेशन कब हम डिडक्ट करेंगे, किन इंटेंजिबल्स पे हम डिडक्ट करेंगे? जिनकी यूज़फुल लाइफ जो है ना, वो बिज़नेस में 1 ईयर से ज़्यादा हो। अगर बिज़नेस में 1 ईयर से कम हो तो उस पे फिर अमोर्टाइजेशन अलाउड नहीं है। अमोर्टाइजेशन बेसिकली इस डिडक्शन को कहते हैं जो कि डिडक्शंस पे इंटेंजिबल्स पे अलाउड है। तो जिसकी यूज़फुल लाइफ बिज़नेस में 1 ईयर से ज़्यादा हो, तो फिर उनको हम उनकी अमोर्टाइजेशन अलाउड है। यहाँ पे फिर कहते हैं नीचे कि नो अमोर्टाइजेशन शैल बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन व डिडक्शन अलाउड अनदर सेक्शन। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर किसी इंटेंजिबल की इस ऑर्डिनेंस यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की किसी और सेक्शन में भी डिडक्शन अलाउड है, तो फिर उसको हम अमोर्टाइज नहीं कर सकते, फिर उसकी अमोर्टाइजेशन अलाउड नहीं है। फिर अमोर्टाइजेशन किस हिसाब से अलाउड है? जिस तरह कि हमने रिटन डाउन वैल्यू के बारे में बताया कि इस उसको कितना डिडक्शन, मतलब कितने डिडक्शन हम उसकी करेंगे, तो यहाँ पे एक फार्मूला है ए डिवाइडेड बाई बी। ए इज़ द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एंड बी इज़ द नॉर्मल यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल इन द होल ईयर। फॉर एग्जांपल एक इंटेंजिबल है, उसकी यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। 10 ईयर्स उसकी यूजफुल लाइफ है। हमने एग्रीमेंट किया है फॉर एग्जांपल किसी बंदे के साथ कि हम आपका फ्रेंचाइज 10 साल के लिए यूज़ करेंगे, और 10 साल के लिए हम उसको 1 लाख रुपए 10 साल के पे करते हैं। तो 10 लाख रुपए डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ उसकी है 10 ईयर्स। 10 लाख डिवाइड फॉर एग्जांपल 1 लाख या 10 लाख करें, फॉर एग्जांपल 10 लाख खैर है। 10 लाख डिवाइडेड बाय उसकी यूज़फुल लाइफ बिजनेस में 10 ईयर्स है, यानी 10 साल। तो 10 ईयर्स पे उसको डिवाइड करें तो वो 1 लाख आएगा। तो 1 लाख हम डिडक्ट करेंगे। इस तरह फॉर एग्जांपल अगर कोई इंटेंजिबल है, उसकी जो है ना वैल्यू है कॉस्ट, उसकी कॉस्ट में ये बात ज़हन में याद रखिए, नीचे फिर आता भी है इस सेक्शन में कि 1 लाख तो उस इंटेंजिबल की फ़ी है। फिर उस पे कोई टैक्स वगैरह अगर आता है या कोई और कॉस्ट आता है, तो वो भी उसकी कॉस्ट में ऐड होगा, और उसको लम सम जो है ना हम एक और इंटेंजिबल की वैल्यू मानेंगे। तो फॉर एग्जांपल एक इंटेंजिबल है, उसकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए करे, लेकिन उसकी जो यूज़फुल लाइफ है वो फॉर एग्जांपल 18 ईयर्स है, 18 साल। तो उस 10 लाख को 18 साल पे डिवाइड करें, जो वैल्यू आता है तो वो ईयरली यानी सालाना हम वो अमोर्टाइज करेंगे। अब फिर कहता है कि अगर कोई ऐसी इंटेंजिबल जिसकी, ये नीचे जो है ना कहता है कि इंटेंजिबल दैट डज नॉट हैव एनी असर्टेनेबल यूजफुल लाइफ शैल बी ट्रीटेड एज इफ इट हैड अ नॉर्मल यूजफुल लाइफ ऑफ 25 ईयर्स। अगर कोई इंटेंजिबल है, उसकी यूजफुल लाइफ का कोई अंदाज़ा नहीं है कि उसकी यूजफुल लाइफ कितनी होगी,
तो उसकी मैक्सिमम यूज़फुल लाइफ हो हम कंसीडर करेंगे 25 ईयर्स। ये सेक्शन हमें अलाउ नहीं करता कि हम 25 ईयर्स से ज़्यादा अमोर्टाइज़ करें। उसकी मैक्सिमम वैल्यू ये भी अक्सर एमसीक्यूज़ में आता है कि यूज़फुल लाइफ के बारे में, तो 25 ईयर्स इज़ द मैक्सिमम यूज़फुल लाइफ। अच्छा, फिर 5 में कहता है कि वेयर एन इंटेंजिबल इज़ यूज्ड इन अ टैक्स ईयर पार्टली इन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिज़नेस चार्जेबल टू टैक्स। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर कोई अ, कोई अमोर्टाइजेशन वो यूज़ होती है पार्टली इन बिज़नेस एंड पार्टली इन अदर यूज़ के लिए भी वो यूज़ होता हो, तो फिर उसका पता नहीं चलता कि ये पार्टली जो है ना बिज़नेस में इंटेंजिबल यूज़ होता है और पार्टली किसी और पर्पज़ के लिए। तो फिर इसका जो फेयर मार्केट वैल्यू, यहाँ पे एक बात लिखी गई है जो फेयर फेयर पोर्शन, तो फिर हम उसको कंसीडर करेंगे। फिर यहाँ पे कहता है कि अगर कोई ऐसा इंटेंजिबल है जो कि फॉर एग्जांपल कुछ अरसा बिजनेस में यूज़ हुआ और जिस साल में वो डिस्पोजल होने जा रहा है, तो उस साल मतलब पूरा साल नहीं, कुछ दिन उसमें वो यूटिलाइज हुआ वो इंटेंजिबल, तो उस साल का फिर क्या हिसाब लगाया जाएगा। फिर यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है कि ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाई सी इज द अमाउंट amortization कंप्यूटेड अंडर सबसेक्शन। जो अमाउंट कंप्यूटेड किया गया है, फॉर एग्जांपल अगर हमने 10 लाख और 12 लाख 15 लाख की बात की, बी इज द नंबर ऑफ डेज इन द टैक्स ईयर, जो कि नंबर ऑफ डेज है, मतलब 365 डेज साल में होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये इस्तेमाल हुआ फॉर एग्जांपल बिजनेस में 100 डेज या 120 डेज इस तरह। सी इज़ द नंबर ऑफ डेज इन द टैक्स ईयर, जो कि 365 डेज है। इनको जब हम डिवाइड करें तो हमें उसी उतनी ही डेज का पता चलेगा कि इतनी डेज का इतना अमोर्टाइजेशन पूरे साल का नहीं, सालाना तो हमने उसी फार्मूले से ए डिवाइडेड बाई बी से हमने फाइंड किया है कि फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए सालाना इसकी अमोर्टाइजेशन आती है। लेकिन 1 लाख फिर जब कुछ दिन साल में इस्तेमाल हुआ, पूरा साल नहीं, तो उसका हम इसी फार्मूले के हिसाब से फाइंड कर सकते हैं। फिर नीचे कहता है कि 7 में कि अगर कोई अमोर्टाइजेशन हम करते हैं किसी इंटेंजिबल्स की, तो उनकी अमोर्टाइजेशन उसकी जो कॉस्ट होती है, जो रिटन डाउन वैल्यू में हमने जो कॉस्ट लिखी होती है, तो उस कॉस्ट से उसकी अमोर्टाइजेशन ज़्यादा नहीं होगी। फॉर एग्जांपल एक इंटेंजिबल है, उसकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल 10 लाख, और उसकी हम हर साल जो है ना वो अमोर्टाइजेशन करते हैं, तो वो अमोर्टाइजेशन जब जितना हम करते हैं, लेकिन वो 10 लाख से एक्सीड नहीं करेगा, 10 लाख तक ही होगा। 10 लाख से ज़्यादा ये सेक्शन हमें इजाज़त नहीं देता कि वो अमोर्टाइजेशन हो जाए। फिर इसके बाद कहता है 8 में, वेयर एन where in any tax year a person disposes intangible, no amortization deduction shall be allowed under this section for that tax year। अच्छा, amortization जो है ना वो किसी ऊपर हमने बात की, लेकिन वो अगर होली बिजनेस में इस्तेमाल ना होता हो, so no amortization is allowed in the year where the intangible is disposed of। अगर किसी ये साल में इंटेंजिबल डिस्पोज ऑफ होता है, तो उस साल में जो है ना वो amortization अलाउड नहीं है। फिर यहाँ पे कहता है एम इफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द पर्सन एक्सीड्स द रिटन डाउन वैल्यू देन। अच्छा, यहाँ पे फिर कहता है फॉर एग्जांपल अगर कोई इंटेंजिबल है, उसकी वैल्यू 10 लाख थी, लेकिन उस पे हमने अमोर्टाइजेशन भी कुछ अरसा की, और उसको जब हम डिस्पोज ऑफ करते हैं तो वो हमें फॉर एग्जांपल 10 लाख से ऊपर चला जाता है। 10 लाख से ऊपर पे उसकी वैल्यू में एप्रिसिएशन आई है ना, फॉर एग्जांपल तो 10,50,000 या फॉर एग्जांपल 11 लाख पे हमने उसको सेल आउट किया, उसको डिस्पोज किया, तो इसकी वैल्यू एक्सीड कर गई उसकी कॉस्ट से। सो डिस्पोज ऑफ के दिन पे या उसकी वजह से अगर कोई वैल्यू जो है ना वो कॉस्ट से एक्सीड कर जाए, तो वो वैल्यू हम टैक्स करेंगे अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो एक्सीड कर जाए। वरना अगर 10 लाख उसकी वैल्यू थी, फिर नीचे बी में जो कहता है, और हमने उसको डिस्पोज ऑफ किया फॉर एग्जांपल 1 लाख पे, तो जो डिफरेंस आता है, सो वो डिफरेंस इज अलाउड टू डिडक्ट अंडर दिस सेक्शन। अच्छा, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जहन में याद रखे। यहाँ पे 10 में कहते हैं कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन एन इंटेंजिबल दैट इज यूज्ड that is available for use on a day including a non working day is treated as used on that day। इस तरह नहीं हो सकता
कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर संडे को छुट्टी होती है तो हम साल के 365 डेज़ में से वो हर संडे की छुट्टी वो डिडक्ट करे कि नहीं वो हम काउंट ना करें। ना, ये कहता है कि वो अगर बिज़नेस के लिए अवेलेबल भी होता है जिस दिन के लिए, तो अगर उस दिन पे छुट्टी भी होती है फॉर एग्ज़ाम्पल या वो नेशनल हॉलिडे आती है या कोई और सर्कमस्टांसेस की वजह से छुट्टी आती है या जो है ना वीकली मंथली छुट्टी आती है, तो वो भी उसमें काउंट होगा कि वो बिज़नेस के लिए अवेलेबल होगा। दैट वाज़ ऑल अबाउट अमोर्टाइज़ेशन।